शैक्षिक प्रबंधन के तहत बातचीत हो रही थी पिछली कक्षाओं में, और जिसमें वर्कबुक की बात हुई, कार्य पुस्तिका। तो वर्कबुक क्या है, जिसमें अभ्यास पुस्तिका भी कहते हैं, कि एक वर्कबुक होती है। सबसे पहले बच्चों को उसमें पेंटिंग देना चाहिए, बच्चे उसमें रंग भरें, चित्र दिए रहते हैं, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। उससे बच्चों की जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, आँख और हाथ का समन्वय, वो अच्छा बनता है। और इसके बाद वर्कबुक में लिखने का काम दिया जाए, तो वर्कबुक रोचक हो, कार्यपुस्तिका कहते हैं। कार्यपुस्तिका रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। कार्यपुस्तिका के प्रारंभ में बच्चों को रंग भरने का काम दिया जाए, बाद में लिखने का काम दिया जाए। कार्यपुस्तिका में एग्जाम्पल्स हों, उदाहरण हों, जिससे बच्चे स्वयं अभ्यास करके उसे सीख सकें, कर सकें। अभ्यास कार्यों में रोचकता बनी रहनी चाहिए, नवीनता बनी रहनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अध्यापक को दिन प्रतिदिन वर्कबुक में कार्य देना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए, खास करके छोटी कक्षाओं में, नर्सरी में, LKG में, UKG में। इसमें कार्य पुस्तिका का बड़ा महत्व है। तो कक्षा 1 से लेकर के 3 में भाषा, गणित, तमाम की कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कराया जाना चाहिए। ये वर्कबुक के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कार्यपुस्तिका का प्रबंधन नितांत ही आवश्यक है। एक अच्छा अध्यापक वही है जो अपने छात्रों को रचनात्मक कार्य दे, उनसे क्रिएटिव कार्य कराए। अगला है शिक्षक संदर्शिकाएँ। शिक्षक संदर्शिकाएँ का मतलब होता है टीचर गाइड बुक। हर अध्यापक के पास, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, जिनकी भी नियुक्ति हुई है, तो जो उनकी पाठ्यपुस्तक है, उस पाठ्यपुस्तक के हर पेज से संबंधित टीचर गाइड बुक में निर्देश दिए गए हैं। कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, किन उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाए, कौन सा TLM अपनाया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री अपनाई जाए। तो इस तरीके से पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त जो शिक्षण विधाएं हैं, उनको शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सकें, और इसी दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। तो शिक्षक संदर्शिका एक तरह की टीचर की हेल्प करती है, टीचर की गाइड है, टीचर की गाइड बुक है। तो जो पाठ्यपुस्तक होती है, जितना पाठ्यपुस्तक का पन्ना होता है, उस हर पन्ने का टीचर गाइड बुक में पूरा रहता है। छात्र, जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं कि कल हम ये पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे ही टीचर गाइड बुक में तो पाठ्यपुस्तक में जितने भी पाठ हैं, उनको शिक्षक आसानी से कक्षा में पढ़ा सके, इसलिए शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। और शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पन्ने की पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है, यह शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। तो शिक्षक संदर्शिका शिक्षण कार्य में शिक्षक को आसानी प्रदान करती हैं, सुविधा प्रदान करती हैं। उसमें पाठ्य के उद्देश्य क्या हैं, हर पन्ने का उद्देश्य क्या है, कौन बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, कौन कैसे उसको पढ़ाया जाए, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, TLM कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, शिक्षण विधियाँ कौन सी होंगी, रोचक उदाहरण कैसे प्रयोग किए जाएंगे, कैसे जो है उसमें होमवर्क दिया जाएगा, ये सारी चीज़। और अलग से बॉक्स भी रहते हैं, उस बॉक्स में टीचर अपनी कोई विधि नया इनोवेशन कर सकता है, वो भी लिख सकता है। तो इस तरीके से शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन होना चाहिए, कि मैनेजमेंट ऑफ टीचर गाइड बुक। अब प्रबंधन का मतलब ये है कि शिक्षक संदर्शिका सभी शिक्षकों को पढ़ाने से पहले उपलब्ध करा दी जाए। जब पढ़ाने से पहले उपलब्ध होगी तभी तो शिक्षक पढ़ेंगे उसको, और सभी शिक्षकों को उसको पढ़ना चाहिए अनिवार्य रूप से, जिससे शिक्षण का स्तर उच्च बनाया जा सके। और मैंने कहा कि इसका वितरण प्रारंभ में ही कर दिया जाए, और पूरी जानकारी शिक्षक को लेनी चाहिए पढ़ करके। और शिक्षण अधिगम का स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए शिक्षण संदर्शिकाएँ बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरे न, वो नई शिक्षण विधियों की खोज की जाए। शिक्षा जो उसमें गतिविधियाँ दी गई हैं, शिक्षक अपनी भी कोई गतिविधि इन्वॉल्व कर सकता है, और विशेषज्ञों को चाहिए कि इसको अधिक उपयोगी बनाएं। शिक्षक संदर्शिकाओं में क्या नवीनता, क्या रोचकता लाई जाए, इस पर शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन प्राथमिक विद्यालयों, खास करके भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के अनुरूप होना चाहिए, कि वहाँ की क्या आवश्यकता है, उस तरह से। तो शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होगा। अब एक अगला पॉइंट जो आपको सिलेबस में दिया गया है वो है शब्दकोश का प्रयोग।
शब्दकोश कहीं कहीं आप डिक्शनरी लिखा पाएंगे, कहीं कहीं विश्वकोश को आप इंसाइक्लोपीडिया लिखा पाएंगे। तो आप देखते होंगे आप लोग शब्दकोश अध्यापक को स्वयं चाहिए कि वो शब्दकोश का प्रयोग करें और छात्रों से भी शब्दकोश का प्रयोग कराए। डिक्शनरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, छात्रों के पास होनी चाहिए। कैसे उसको देखा जाए, नए नए शब्दों को जो भी उसके पाठ्यक्रम में शब्द आ रहे हैं, छात्र उनकी मीनिंग, जैसे ब्यूटीफुल की मीनिंग छात्र खोजना चाहता है तो अध्यापक को बताना चाहिए कि पहले बी को खोजो, फिर ई को खोजो, फिर ए को खोजो। ऐसे करके आप खोजोगे। खोजने का क्या तरीका है, नए नए शब्दों के क्या अर्थ हैं। तो शब्दकोश को देखने के लिए हमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान होना चाहिए और यह अति आवश्यक है कि डिक्शनरी देखी कैसी जाए। तो जब देखने का तरीका, प्रयोग करने का तरीका छात्र को मालूम चल जाएगा तो निश्चित रूप से उसके शब्दकोश में, शब्द भंडार में वृद्धि होगी और अक्षरों के क्रम से आधार पर ही वो आसानी से देख सकता है। मैंने आपको एक उदाहरण बता ही दिया। तो डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहिए, इससे छात्र और शिक्षक दोनों लाभान्वित होते हैं। शिक्षक छात्रों को इसका प्रयोग करना सिखा सकता है और शब्दकोश के प्रयोग से छात्रों के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, वो नए नए शब्द सीखते हैं। अब शब्दकोश का प्रबंधन कैसे किया जाए। शब्दकोश का प्रबंधन का मतलब यह है कि शब्दकोश मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए कि किस क्लास का बच्चा है, उसकी उम्र क्या है, तो उसका जो मानसिक, उसकी जो IQ का लेवल है उसी के आधार पर शब्दकोश हों। बहुत मोटे भी आते हैं, पतले भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। खास करके जिन जिन शब्दों को उसके पाठ्यक्रम में शब्द समाहित किए गए हैं उनका अर्थ उस शब्दकोश में, उस डिक्शनरी में हो। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि पाठ्यक्रम के अनुरूप डिक्शनरी होनी चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया होनी चाहिए और वो लाइब्रेरी में उचित स्थान पर रखी जाए। शिक्षक उसके प्रयोग के बारे में बच्चों को जागरूक करें, प्रेरित करें कि डिक्शनरी का उपयोग करो। कागज़ उच्च कोटि का हो, डिक्शनरी का जो प्रिंटिंग हो, लिखावट हो डिक्शनरी की वो अच्छी हो, रंगीन चित्र भी बने हो तो और अच्छा है जगह जगह पर। अध्यापक स्वयं प्रयोग करें, बच्चों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में, लाइब्रेरी में अलग रैक में रखी जाए और डिक्शनरी खराब ना हो, उसमें फंगस ना लगे, फफूंदी ना लगे, कीटनाशक दवाइयों का उसमें प्रयोग किया जाए, छिड़काव किया जाए। शब्दकोश त्रुटि रहित हो, उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से शब्दकोशों का प्रबंधन होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन की वो आपके शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब शैक्षिक प्रबंधन यहीं पर समाप्त होता है। हम अगली कक्षाओं में आपका अगला जो यूनिट है वो है समय सारणी, टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि टाइम टेबल का निर्माण, प्रयोग और उसका तरीका। धन्यवाद।